हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द एथेनॉल इम्पेटस के बारे में। तो जो इंडिया का एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोग्राम है वह लास्ट 5 इयर्स में काफ़ी आगे बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है बाय शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वह शुगर केन मोलासिस से लेकर अब फूड ग्रेन्स पे आ चुका है, मेज पे, मिलेट्स पे एंड राइस पे। तो जो एथेनॉल है वो बेसिकली 99.9% प्योर अल्कोहल होता है जिसे हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मीट में सैटरडे को ये कहा कि इंडिया ने फाइनली रोल आउट कर दिया है 28% जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है इस साल, एंड उनका ये एम है कि वे 2025 तक पूरे नेशन को कवर करें। अब जो शुगर केन होता है उसमें तीन ऑप्शंस होते हैं। 2017-18 तक जो शुगर मिल्स हैं वे एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही थी सिर्फ और सिर्फ सी हेवी मोलासिस से। अब एक केन के अंदर 13.5 से 14% तक टीएफएस होता है, यानी कि टोटल फर्मेंटेबल शुगर कंटेंट होता है, जिसमें से 11.5% शुगर में इस्तेमाल हो जाता है और जो बचा हुआ 2 से 2.5% होता है वह सी हेवी मोलासिस में जाता है। लेकिन जो बी हेवी मोलासिस होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है क्योंकि उसमें शुगर को 11.5 नहीं बल्कि 9.5 10% शुगर निकालते हैं, और जो रिमेनिंग 1.52% होता है वह बी हेवी में चला जाता है। और जो थर्ड रूट होता है उसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं निकालते बल्कि जो पूरा का पूरा 13.5 से 14% तक टीएफएस होता है वह एथेनॉल में जाता है। तो थर्ड रूट में सबसे ज़्यादा एथेनॉल निकलता है। अब हम बात करते हैं फीडस्टॉक्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो जो एथेनॉल सप्लाईज हैं मिल्स और डिस्टिलरीज से टू ऑयल मार्केटिंग यूनिट्स तक, वो 2013-14 में 38 करोड़ लीटर्स था और अब 2022-23 में 559 करोड़ लीटर्स हो चुका है। और इसका रीज़न क्या है? जो सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन हुआ है फीडस्टॉक्स के अंदर, क्योंकि पहले केवल सी हेवी मोलासेस इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब बी हेवी मोलासेस इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्ट शुगर केन जूस इस्तेमाल होता है, फूड ग्रेन्स राइस इस्तेमाल होता है और मिलेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल यील्ड जो ग्रेन से मिलता है वो एक्चुअली में ज़्यादा होता है मोलासेस के मुकाबले, क्योंकि ग्रेन्स में स्टार्च होता है जैसे राइस, मेज, ज्वार, मिलेट्स के अंदर। भले ही जो ग्रेन्स हैं उनसे ज़्यादा एथेनॉल निकलता है, लेकिन जो प्रोसेस है वह लंबा होता है इसके अंदर, क्योंकि पहले इसमें प्रेजेंट स्टार्च को हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपलर शुगर के अंदर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज के अंदर, जबकि मोलासिस के अंदर ऑलरेडी ये कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर राउंड प्रोडक्शन की। सो कुछ लीडिंग शुगर कंपनीज हैं जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड डीसीएम श्रीराम एंड धमपुर शुगर मिल्स। यह लीडिंग शुगर कंपनीज है इंडिया की। इसमें से जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है उसका पर डे जो कैपेसिटी है वह 200 किलो लीटर्स का है। वह ऑन सीजन में मोलासिस का इस्तेमाल करती हैं और ऑफ सीजन के अंदर मेनली ब्रोकन राइस जो होता है या जो ग्रेन सरप्लस है जो वे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से या ओपन मार्केट से लेते हैं उससे वह प्रोड्यूस करते हैं। अब जो इंडिया का एथेनॉल प्रोग्राम है वो किसी सिंगल लाइफ स्टॉक पर या किसी किसी ग्रेन पर प्रोड्यूस नहीं डिपेंडेंट है, बल्कि अब वह मोलासिस को इस्तेमाल करता है और मिलेट्स को इस्तेमाल करता है, मेज़ को और अदर फूड ग्रेन्स को। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है फीडस्टॉक का, उसने हेल्प करा है कि सप्लाई में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं कि सप्लाई में कभी घटाव हो रहा है कहीं बढ़ाव हो रहा है उसको कम करता है। उसके अलावा जो प्राइस में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है बिकॉज ऑफ किसी भी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से या घटने से उसको भी कम करता है। अब बूस्ट कैसे मिला? तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो इंसेंटिव है, जो रीज़न है इन मिल्स के पास कि वे मल्टीपल फूड स्टॉक्स को यूज़ करें, वो हुआ है मोदी सरकार की पॉलिसी जो है डिफरेंशियल प्राइसिंग की, उसकी वजह से। अब डिफरेंशियल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि जो बी हेवी मोलासिस है या जो शुगर केन जूस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एथेनॉल निकलता है उसको हायर प्राइस दिया गया है और बाकियों को कम प्राइस पर रखा गया है। ये इसीलिए क्योंकि जो बी हेवी मोलासिस है, शुगर केन जो मिल्स इस्तेमाल करते हैं इन्हें, वह शुगर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो रेवेन्यू शुगर से मिलना चाहिए था वह नहीं हो पाता है। तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार ने यह पॉलिसी निकाली। और इस स्टिमुलस की वजह से जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है वह 1.6% था 2013-14 में, और इस डिफरेंशियल प्राइसिंग से वह आज 2022-2023 में 11.75% हो गया है। जो इनकॉर्पोरेशन है न्यू फीड स्टॉक्स का, उसने एक न्यू डिमांड को भी क्रिएट करा है बिकॉज ऑफ ग्रेन्स इस्तेमाल हो रहे हैं एथेनॉल प्रोडक्शन करने के अंदर। तो इसके वजह से फॉर एग्जांपल जो यूपी है
वह मेजर शुगर केन ग्रोअर है और बिहार जो है वह मेज ग्रो करता है। अगर ये दोनों स्टेट्स राइस, बार्ली और मिलेट्स को प्रोड्यूस कर सके तो ये पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को, इस एथेनॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं और फिर यह स्टेट्स फ्यूल इंडिया कहलाएंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश फीड इंडिया कहलाते हैं। अब जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या बेनिफिट होता है? तो जो हमने देखा है कि जो डिस्टिलरीज हैं वो जनरली पॉल्यूशन से हम एसोसिएट करते हैं उनसे। जैसे जो लिक्विड एफ्लुएंट है जिसे हम स्पेंट ऐश कहते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कंसर्न रेज करता है, सीरियस कंसर्न, सीरियस प्रॉब्लम रेज करता है अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना डिस्पोज किया जाए। लेकिन जो न्यू मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज अब आजकल आ रही हैं वह MEE यूनिट्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर यूनिट्स का इस्तेमाल करती हैं, जहाँ पर जो स्पेंट ऐश है उसको पहले सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं। इस सॉलिड को बैगीज के साथ बॉयलर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो रिजल्टेंट ऐश होता है वो बहुत ड्राई फॉर्म में होता है और उसमें 28% पोटैश होता है, जिसकी वजह से वह फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम खेतों में। फिर हम आते हैं ग्रेन डिस्टलरीज के बारे में। तो दोनों तरीके की डिस्टलरीज जो होती है, एक होता है मोलासिस बेस्ड डिस्टलरीज जहाँ पर हमने फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करा, और जो ग्रेन डिस्टलरीज होती हैं वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूज से सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं और जो ये लिक्विड होता है इसे हम फिर से MME यूनिट्स में डालते हैं, इसे ड्राई करते हैं और उसके बाद जो ये ड्राइड ग्रेन होता है इसे हम एनिमल फीड, यानी कि जो गाय और भैंसों का चारा होता है उसकी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी इन्वायरमेंट को कंसर्न करने वाली चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है इन मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर्स की वजह से। तो यह था एथेनॉल इम्पैक्ट्स। थैंक यू सो मच।